सेटिस्फेक्शन ना हो, तो तो वो सब नीड सेटिस्फेक्शन पर ही बेस्ड होती है। हेलो, तो नीड सेटिस्फेक्शन पर ही बेस्ड होती है। अब फिर भी सुविधा की दृष्टि से हम प्रेरणाओं को मुख्य दो भागों में बांट लेते हैं। पहला है जन्मजात प्रेरणाएं, इन्नेट मोटिव्स और दोज मोटिव्स जो जन्म से हम में विद्यमान रहते हैं, जिनको सीखना नहीं पड़ता है, जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, होम्योस्टेसिस है, बहुत सारी ऐसी और भी बिहेवियर है विच आर लेस इम्पोर्टेंट बट जन्म से विद्यमान है हर एक के अंदर। तो और ये इनको फिजियोलॉजिकल मोटिव भी कहते हैं, बिकॉज ये फिजियोलॉजिकल इसलिए कहलाते हैं कि शरीर की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि इन आवश्यकताओं की संतुष्टि हो। आप भी जानते हैं, भूख है, प्यास है, नींद अगर संतुष्ट नहीं होती तो एक समय में व्यक्ति का शरीर जो है वो संकट में पड़ जाता है और प्राण रक्षा भी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद है एक्वायर्ड मोटिव्स, अर्जित मोटिव्स। एक्वायर्ड मोटिव्स वो मोटिव्स हैं, ये सब हम बता चुके हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी बढ़ रही हूँ। एक्वायर्ड मोटिव्स वो मोटिव्स हैं जो हम अर्जित करते हैं जब हम इस संसार में आते हैं, परिवार से, समाज से, कल्चर से हम इन मोटिव्स को अर्जित करते हैं, तो इसलिए इन्हें एक्वायर्ड मोटिव्स या अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। अर्जित प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो सामाजिक है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज से हम बहुत कुछ सीखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ चीजों में हम अपने ग्रुप, अपने समाज, अपने देश, अपनी संस्कृति के अनुरूप व्यक्तित्व विकसित करते हैं। तो वो जो अर्जित प्रेरक हैं उनमें सब एक है सामाजिक प्रेरक, जिसके निर्माण में समाज, संस्कृति, परिवार, विद्यालय इन सब का प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति अर्जित कर लेता है। और दूसरा है व्यक्तिगत प्रेरक। व्यक्तिगत प्रेरक यद्यपि सोशल कंडीशन से, कल्चर से, फैमिली से ही डेवलप होते हैं, लेकिन क्योंकि वो नितांत अलग होते हैं और हर व्यक्ति का अलग होते हैं, मतलब एक समाज, एक संस्कृति के लोगों के एक्वायर्ड मोटिव्स एक से होते हैं, सोशल मोटिव्स, पर उसी समाज के सभी व्यक्तियों के अर्जित प्रेरक व्यक्तिगत होते हैं और हर एक के भिन्न होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे मैम हाँ जी मैम जी, सामाजिक जरूर तो मैम बोलिए। सोशल हो, मैम सामाजिक तो सोशल हो गए। हाँ और हाँ मैम जी, और मैम मैम आपने एक और कौन सा बताया मैम? हमने अभी आपको बताया जन्मजात प्रेरक जो शारीरिक यस होते मैम, हैं, जिनकी यस मैम, पूर्ति ना हो इन्नेट तो हो गए प्राण ना मैम रक्षा वो तो। संकट में पड़ जाते हैं। मैम हाँ, इनने वो तो इन्नेट हाँ तो हो गए। हाँ और मैम जैसे एक्वायर्ड में मैम एक सोशल मोटिव्स होते हैं जो सामाजिक कहलाते हैं, और मैम दूसरा मैम कौन सा? शाबाश। दूसरा है व्यक्तिगत। मैम सामाजिक व्यक्तिगत मीन्स? मोटिव, अब इसमें ये समझिए, व्यक्तिगत मीन्स जो वेरी पर्सनल टू यू, विच आर यूनिक, मतलब जितने यस मैम। आपके व्यक्तिगत प्रेरक हैं, कोई दूसरा व्यक्ति काउंटर पार्ट नहीं उसके पास वैसे ही हो, सब कुछ वैसा हो नहीं संभव है। यानी उसमें व्यक्तिगतता है, इंडिविजुअलिटी। उसके यस इंटरेस्ट मैम। आपसे मिलेंगे तो उसका एटीट्यूड आपसे नहीं मिलेगा। मैम उसके यूनिक टाइप। हाँ, यूनिक टाइप जो आपको यूनिक बनाता है। उसके ओके अनकॉन्शियस मोटिव्स नहीं मिलेंगे आपसे, है ना। तो वो उसका ओके मैम। अपनी चॉइस है ना। थैंक यू मैम। वो मैंने एक बार आपको बताया था ना कि इन सम रेस्पेक्ट वी आर लाइक ऑल अदर मैन। जितने मनुष्य हैं इस जगत यस में, मैम। उन सब मनुष्यों को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी लगती है, होम्योस्टेसिस की भी जरूरत होती है, टेम्परेचर रेगुलेशन की भी जरूरत होती है, सेक्स भी उनका मोटिव होता है। और ये जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, इनसे ही मोटिव बनते हैं। तो अगर इन आवश्यकताओं की संतुष्टि ना हो समाज में, तो व्यक्ति जो है उसका प्राण संकट में पड़ जाते हैं और मानसिक संतुलन भी उसका संकट में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी।
लेस इम्पोर्टेंट है उसके लिए, और जो फिजिकल है वो तो नहीं होंगे तो आपकी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, अब आ गए एक्वायर्ड। जब हम दुनिया में पैदा हो जाता है एक बच्चा, तो वो बच्चा जो है बहुत कुछ ऑब्जर्व करता है, बहुत कुछ सीखता है। तो अपने समाज से सीखता है। तो कुछ चीजों में आप देखते हैं सब लोग समान हैं, हम लोग सब दान की बातें करते हैं, हम लोग बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं, हम दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, हमारे यहाँ महिलाएं समर्पणशील होती हैं, एक्स बारिंग सम एक्सेप्शंस, अपने समाज में महिलाएं समर्पणशील हैं। जबकि और कुछ समाज ऐसे हैं जिसमें महिलाएं बड़ी डोमिनेटिंग होती हैं। तो ये इस पर किसका प्रभाव पड़ता है? हमारे समाज का प्रभाव पड़ता है। तो समाज, बहुत सारे हमारे सामाजिक प्रेरक हैं। और उसके अलावा एक और ग्रुप ऑफ एक्वायर्ड मोटिव है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल मोटिव्स, या व्यक्तिगत प्रेरणाएं। अब व्यक्तिगत प्रेरणाओं में मैं जल्दी जल्दी उसको कवर करती हूँ। जैसे कि जैसे कि आपकी लाइफ गोल है, किसी व्यक्ति का लाइफ गोल है कि हम डॉक्टर बनेंगे, किसी का इंजीनियर, किसी का आईएएस बनेंगे। कोई कहता बस हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, एक छत मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं बनना, मैं कुछ नहीं बनना चाहता। एक आदमी कहता मेरे पास तो इतना, मैं सब कुछ छोड़ के त्याग करना चाहता हूँ। देखिए ना कि 20-20, 25-25 साल के आईआईटी के इंजीनियर्स, जैनी जो है, सब कुछ त्याग देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। तो जिसके जैसे लाइफ गोल्स होते हैं, वो उसका सारा आचरण वैसा होता है। बहुत, मतलब आप सोचिए ज्यादातर आचरण उसका उसी के, जिसे आईएएस बनना, वो 10-12 साल तपस्या सी करता है। तो जिसके जैसे लाइफ गोल्स होंगे, उस वैसे ही उसके मोटिवेशन होंगे। समझ गए? कोई मजदूर बनना चाहता है, कोई 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ चाहता है, वो कहता है अरे कोई भीख से भी दे पर रोटी तो पेट में पड़े। कोई कहता है रोटी और उसके ऊपर बटर नहीं, मुझे और भी कुछ चाहिए। तो जिसकी जो इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, जो लाइफ का गोल होता है, वो उसके अनुरूप कार्य करता है। दूसरा है आकांक्षा का स्तर। अब एक डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर, आपने सुना होगा कि बनारस में एक डॉक्टर है, वो रिटायरमेंट के बाद 20, एक नया पैसा नहीं लेते हैं, टाइम पे तैयार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, जितने लोग वहां पर मिलते हैं उन सब का दवा इलाज करते हैं, बिना पैसे लिए अपने घर आ जाते हैं। कभी कोई पैसा, आफ्टर रिटायरमेंट ही इज डूइंग दिस। जबकि आप जानते हैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर कितना कमा सकता है? कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल जंगल में, गांव में जाके अपने को बसा लिया है, नियर दाल रोटी खाते हैं, और उनके बच्चे भी उसी वातावरण में पलते हैं। आप, हमने तो कई बार देखा, देखिए कौन बनेगा करोड़पति में, मुझे नाम नहीं याद है, पूरे एक दंपति आए थे जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। देवर मेडिकल प्रैक्टिशनर, दे लेफ्ट देयर प्रैक्टिस, और वो जाके जंगल के पास जाके आदिवासियों के बीच में काम करके आदिवासियों के जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे थे। अब वहां तो कोई नहीं, वहां तो वो दवा भी आपके पैसे से खाएगा, खाना भी आपके पैसे से खाएगा, क्योंकि उसके पास तो खाना भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो हर एक का एक लेवल ऑफ एस्पिरेशन होता है। आप ही बहुत सारे बच्चे हो इस क्लास में, कोई सोचता है मुझे यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, कोई सोचता है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन लानी है, कोई कहता है बस पास हो जाऊं तो ही बहुत है। समझ रहे हैं ना? हुँ? तो अब जिसका जैसा आकांक्षा का स्तर है, वो उसी के अनुरूप करेगा। जो चाहता है मुझे टॉप होना, वो तो पूरे टाइम मेहनत करेगा, कोई क्लास नहीं छोड़ेगा, हर टीचर से बात करेगा, हर लेक्चर अटेंड करेगा। और जिसको है कि खाली पास होना है, तो छोटे से प्रिटेक्स्ट पे क्लास भी छोड़ देगा, पढ़ाई भी छोड़ देगा। आई बात समझ में? किसी का है नहीं, मैं तो आया हूँ, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, तो मैं तो लोगों की सेवा करूंगा। अगर उसने ये ठान रखा है, तो उसका एटीट्यूड, उसकी प्रैक्टिस, उसका व्यवहार बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। तो व्यक्तिगत प्रेरक, आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपकी आकांक्षा का स्तर क्या है। इसके अलावा आप देखते हैं ड्रग्स, कुछ बहुत लोग ड्रग्स यूज करते हैं। अब ड्रग्स के लिए आप जानते हैं कि ड्रग्स यूज करते हैं और उसके बाद उनका नैतिकता का स्तर बहुत डाउन हो जाता है। वो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, अनैतिक असामाजिक कार्यों में लिप्त होते हैं और धन कमा के ड्रग्स लेते हैं।
अब वो चोरी क्यों कर रहे हैं, कारण की व्याख्या करनी है, एडिक्शन टू ड्रग्स। क्राइम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ड्रग्स। समझ रहे हैं ना। तो ये व्यक्तिगत प्रेरक है, हर व्यक्ति में ये प्रेरक नहीं है, हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तिगत प्रेरक है। इसी तरह एल्कोहल एडिक्ट्स हैं, एल्कोहल एडिक्ट्स भी शराब के लिए कुछ भी कर लेंगे, वो अपनी घर की रेस्पेक्ट को भी बेच देंगे, अपने घर के ऊपर जो छत है उसको भी बेच देंगे, लेकिन उन्हें ड्रिंक करना है, एल्कोहल चाहिए ही। तो ये जो लती लोग हैं, इनके अंदर आदत की जो व्यस्तता दिखती है, वो भी आप समझते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, आदत की विवशता, ड्रग एडिक्शन, एल्कोहल एडिक्शन। अब जैसे आदत की व्यवस्था, आपको सुबह मॉर्निंग वॉक की आदत है, सुबह चाय की आदत है, आपको सुबह रोज जिम करने की आदत है। अगर आपको नहीं मिलता, आपको लगता है कि कुछ भी आज काम नहीं हुआ, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको एक्सरसाइज करने को नहीं मिलता, आपको मेडिटेशन को नहीं मिलता, वॉट एवर हैबिट्स यू हैव फॉर्म, इफ यू आर अनेबल टू परफॉर्म देम, तो आपको बहुत खराब लगता है, यू फील हेल्पलेस कि क्या करूं, कैसे करूं और उस आदत को पूरा करूं, कोई कठिनाई तो नहीं। उसके बाद है, देखिए हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड में वो शक्ति होती है जो हमको पहले ही ये निश्चित कर देती है कि हम उस ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब शराब के लिए आपका कोई एटीट्यूड है? शराब अच्छी है बुरी है, आपका कोई एटीट्यूड है? अगर आपके लिए है कि ठीक है, टॉलरेबल है, और रईस आदमी पीता है, आजकल हर कोई पीता है, तो यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन, वक्त आए परिस्थिति पड़े तो आप पी सकते हैं। और अगर आपको लगता नहीं नहीं शराब तो इतनी गलत चीज है, ये तो आदमी को जानवर बना देती है, ये तो मानवता के खिलाफ है इसको पीना और वो करना, तो आप जैसे ही शराब आएगी, आपका एक्शन क्या होगा, आप उससे दूर चले जाएंगे। जब भी हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, वस्तु के संपर्क में आते हैं, किसी सिद्धांत विचार के संपर्क में आते हैं, तो हम तटस्थ नहीं रहते। अगर हम आपसे मिले पहली बार, तो ये नहीं हो सकता कि हम तटस्थ हों, या तो हम आपको पसंद करेंगे या हम आपको नापसंद करेंगे। अगर पसंद करते हैं तो हम आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे कांटेक्ट रखना चाहेंगे, और अगर नापसंद किया तो नहीं। समाजवाद है, पूंजीवाद है, विचार है, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनमें अगर आप विश्वास करते हैं आपकी अनुकूल, मैंने बताया ना कि एटीट्यूड जो है इज नेवर न्यूट्रल, इट इज ऑलवेज इन फेवर और अगेंस्ट। अगर इन फेवर है तो आप उस एक्शन को करेंगे, इन फेवर नहीं है तो आप उससे बचेंगे। तो हम किसी उत्तेजना के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, बहुत सीमा तक हमारा एटीट्यूड निर्धारित करता है। एटीट्यूड वो पहले मन के अंदर बनी धारणा, डिस्पोजिशन है, जो ये निश्चित करती है कि आने वाली उत्तेजना का हम स्वागत करेंगे या उससे को अवॉइड करेंगे। अब मान लीजिए आपका कांग्रेस पे विश्वास है, और आप सुने राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि राहुल गांधी जी की मीटिंग में जाएंगे, उनका लेक्चर सुनेंगे। अगर आपका उन पर विश्वास नहीं है, तब आप क्या करेंगे कि अगर आपको पता चलता है कि उनकी मीटिंग है, तो आप ना तो जाएंगे और ना ही आपके जो फ्रेंड कोई जा रहा है तो उसको जाने देंगे। अरे क्या करोगे जाके, वहां जाना ठीक नहीं है, जो भी आप कहें, डिपेंड्स ऑन यू। तो एटीट्यूड समझ में आया? एटीट्यूड हमारे बन जाते हैं, किसी चीज के लिए बहुत अनुकूल, किसी चीज के लिए प्रतिकूल। तटस्थ भाव तो कभी भी नहीं होता जब हम किसी नई वस्तु के संपर्क में आते हैं। तो जैसे हमारी एटीट्यूड होंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। एटीट्यूड जो है हमें फोर्स करते हैं उस क्रिया को करने की, जो मतलब आपको नया स्टिमुलस मिले, नई चीज मिले, तो आपको करने के लिए वो एटीट्यूड फोर्स करता है कि भाई आप करो। एटीट्यूड हो गया। और क्या इंडिविजुअल वो है, उसमें है अपनी अनकॉन्शियस मोटिव्स, वो मैंने कल आपको बताए थे, खूब डिटेल में बताए ये सब मैंने,
कि अनकॉन्शियस हमारे मोटिव्स होते हैं। अनकॉन्शियस मोटिव्स मीन्स कि अगर हमारे मन में कोई इच्छा पैदा होती है तो सिगमंड फ्रॉइड कहते थे वो इच्छा अगर हम वास्तव में पूरी नहीं कर पाते तो वो समाप्त नहीं होती, वो हमारे अचेतन में चली जाती है और अचेतन में जाकर सपनों के रूप में हमारे व्यवहार में इनडायरेक्टली आकर वो हमें प्रभावित करती रहती है। आई बात समझ में? तो हमारे जितनी अतृप्त इच्छाएं हैं वो सब किसके माध्यम से पूरी होती हैं? वो अनकॉन्शियस में स्टोर होती हैं। अब अगर बहुत ज्यादा स्टोरेज हो गया और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप तो सब सोशल मीडिया को जानते हैं, स्टोरिंग ज्यादा हो गई तो क्या होता है? फिर वो व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में परिलक्षित होने लगता है। एक लेडी थी तो उसको लगता था ना उसका हस्बैंड उसे पूछता ना उसके बच्चे उसको पूछते हैं, शी इज वेरी नेग्लेक्टेड, और वो खाली हाउस कीपर की तरह घर में काम कर रही है, वो ना मदर है ना वाइफ है। अब उससे बहुत डिससेटिस्फाइड थी, तो उसे लगता था कोई मेरे दुख मेरी तकलीफ मेरी बीमारी में मेरे साथ नहीं खड़ा है। तो एक रोज उसे पता नहीं किसी कारण से खुजली होने लगी बदन में, तो उसने खुजलाया। तो जब वो खुजला रही थी तो बहुत कस कस के खुजला रही थी, हल्का सा ब्लड आ गया। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि ये क्या है, तुम्हारे ब्लड निकल आया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? एंड हस्बैंड पेड अटेंशन टू हर। अनकॉन्शियसली शी लर्न बाय डूइंग दिस आई विल बी गेटिंग अटेंशन। अब उसको तो रोग हो गया, अब जहां बैठे वहां खुजलाए, जहां बैठे वहां खुजलाए, खुजली नहीं रुक रही है। अब स्किन एलर्जी, स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए, उसने दसियों टेस्ट किए, दसियों दवाई दी गई, वाइटामिन दिए गए, शी डिड नॉट इम्प्रूव। तब उसे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया। हर बार ऐसे ही होता है कि जब फिजियोलॉजिकल टेस्ट फेल हो जाते हैं और कोई रोग नहीं पता चलता है तो डॉक्टर कह देते हैं ये साइकोलॉजिकल है और साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। जब साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया तो पता चला कि उसकी इस दशा का कारण क्या है? उसका ये अनकॉन्शियस बिलीफ कि अगर मैं ऐसा करूंगी, उसे नहीं मालूम। आप सोच रहे होंगे कि वो चीट कर रही, नहीं, कॉन्शियस लेवल पे है ही नहीं तो वो चीट कैसे करेगी? उसे पता ही नहीं वो ये क्यों कर रही है। वो उससे पूछो ऐसा क्यों कर रही है तो नहीं बता पाएगी। आपके देखते हैं क्लास में छोटे बच्चे हैं, मेहमान आए, छोटे बच्चे, मेरे होमवर्क होना है, आपने मेरा होमवर्क नहीं कराया, मुझे कल पेंसिल लेके जाना है, आपने नहीं कराया, मेरा प्रोजेक्ट अधूरा है। दे विल स्टार्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ गेस्ट। अब आप क्या सोचते हैं? ऐसे सोचिए तो ये कि सचमुच बच्चा बहुत वरीड है, पर नहीं, बच्चा नहीं वरीड है, होमवर्क के लिए नहीं वरीड है। असली वरी उसकी अनकॉन्शियस ये है कि उसके मन में संदेह है कि छोटा भाई माँ की अटेंशन लेता है, फादर उसकी माँ की अटेंशन लेते हैं, अब ये मेहमान भी उसकी माँ की अटेंशन ले रहे हैं, ऐसे ही मे लूज हर मदर। सो जस्ट टू गेट हर अटेंशन, टू सीक हर अटेंशन, उसने अपने स्कूल की प्रॉब्लम्स, अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स, एलमेंट सब कहना शुरू कर दिया। तो समझ रहे हैं? अब अनकॉन्शियस मोटिव जो है वो होता कुछ है और परिलक्षित कुछ और होता है। तो बहुत से हमारे व्यवहार जो है वो मैम अनकॉन्शियस आपकी मोटिव वॉइस से नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। ओके, मैं देखती हूँ। मेरी तरफ से तो म्यूट नहीं है बेटा, अब आ रही है? हेलो, आ रही है मैम आपकी अब आ रही वॉइस। है? आ आ रही रही है। है, अच्छा, थैंक यू। तो अब ये आ रहा है अनकॉन्शियस मैम। मोटिव्स हैं। अनकॉन्शियस मोटिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्यों किसी से अपमानित होकर भी उसके सामने जाके खड़े होते हैं, उसे नमस्ते करते हैं? इसका कारण आपसे पूछा जाए आप नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में वो कारण है। कितनी बार बच्चे जो अटेंशन सीख करते हैं, जब देखते हैं अटेंशन नहीं मिल रही तो वो बजाय सोशली अप्रूव बिहेवियर करने के वो सोशली अनअप्रूव बिहेवियर करते हैं। क्यों? क्योंकि पर्पस है अटेंशन पाना। नेगेटिव अटेंशन है कि पॉजिटिव है, वो निगेटिवली इवेल्युएट किए जा रहे हैं या पॉजिटिवली इवेल्युएट कर रहे हैं, इज इमेटीरियल। मटेरियल क्या है कि ही इज बीइंग गिवन अटेंशन। आप देखते हैं कितने बच्चे हैं क्लास में आएंगे और बिल्कुल अननेसेसरी बात करेंगे, not related to class or subject, and they will disturb the class and they feel happy. थैंक गॉड हमें आज तक ऐसे बच्चे नहीं मिले, पर मैं सुनती हूँ कि बहुत बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं क्लास को डिस्टर्ब करते हैं पर्सनल बात कर करके।
अगर कोई बच्चा बोल रहा तो उसी को टीज कर रहे हैं, उसी की मजाक बना रहे हैं, सो दैट दे गेट अटेंशन। वो उसको टीज नहीं कर रहे हैं, वो चीख चीख के ये कह रहे हैं मुझ पर ध्यान दो, मुझे तुम्हारा प्यार, मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद है सामाजिक प्रेरक। अब सामाजिक प्रेरक से पहले कुछ लेस इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक नीड्स, जैसे मातृत्व का भाव। कहते हैं मातृत्व का भाव जन्मजात नहीं होता, हमें तो ऐसे ही लगता है मातृत्व का भाव जन्मजात होता होगा, पर कहा कि नहीं, मातृत्व का भाव जन्मजात नहीं होता है, ये भी दुनिया में आकर समाज में व्यक्ति लेडी सीखती है। और आपने देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे कैसे, इमिटेशन भी एक सोशल मोटिव है, नकल करना, तो कैसे नकल करते हैं अपनी मदर की, अपनी गुड़िया को डांटते हैं, अपने गुड्डे को डांटते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने बैठाते हैं, उनको नहलाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं। तो ये मैटरनल इंस्टिंक्ट है। वैसे तो आप जानते हैं कि ये मैटरनल भाव डेवलप होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन से। और पर कहा ना कि बहुत सारे लोग, तो लड़कियां ऐसी हैं कि बच्चे को जन्म देकर उसको देखना भी नहीं चाहती। तो इस तरह से वो कोई बहुत यूनिवर्सल नहीं है, पर बहुत जरूरी है। और मातृत्व भाव जिन लोगों का सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो बहुत से मानसिक रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। एक लेडी थी, जब भी वो कंसीव करती थी तो वो अबॉर्ट कर हो जाता था, उसका अबॉर्शन हो जाता था। तो उसको बराबर एक सपना आता था कि एक प्लांट लगाया है, उसमें एक पत्ती आई, दो पत्ती आई, तीन पत्ती आई, सडनली वो प्लांट सूख गया। अब ये क्या है, ये सपना क्या है? ये उसकी मातृत्व की आकांक्षाई को तो प्रकट कर रहा है। तो एक ये है, इमिटेशन है, हम दूसरों की नकल करके दिखते हैं, सीखते हैं। समाज में देखिए कितने लोग नकल करते हैं। अगर किसी राजनीतिक पार्टी में जाएंगे तो आपके घर के मेंबर, ड्राइवर, सब लोग अगर राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में, तो सब पजामा कुर्ता बास्केट पहन के जाएंगे, बिकॉज दे हैव लर्न कि पॉलिटिशियंस की ये ड्रेसिंग। आई बात समझ में? तो बहुत सारी चीजें हम नकल से सीख जाते हैं कि किस मौके क्या बोलना है, क्या कहना है, कैसा व्यवहार आचरण करना है। जब हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज में रहकर हम सीख जाते हैं। अच्छा, आप लोग का अभी टाइम है ना? आप लोग को देर तो नहीं हो रही है? अभी Yes, टाइम ma'am. है? अच्छा, नहीं बताओ मैम, मैम नहीं हो रही आपने टाइम कहा। जो हाँ, टाइम नहीं हो रही। तो जब टाइम होए तो 5 मिनट पहले बोल दीजिएगा, तो हम वाइंड अप कर देंगे। आज तो हम 11:30 से सिर्फ कंप्यूटर में ही जुटे रहे। कुछ हमारे कंप्यूटर में पासवर्ड क्या मांग रहा था, उसकी वजह से कोई हो ही नहीं रही थी। चलो, तो ये हो गया। दूसरा है सबमिशन। जनरली आप लोग क्या मानते हैं कि लेडीज सबमिसिव होती हैं? आप में से कितने लोग मानते हैं कि लेडीज सबमिसिव होती हैं, आप समर्पण कर देती हैं? कई लोग होते हैं मैम, कई लोग नहीं होते हैं। कई लोग होती हैं, कई लोग नहीं होती। ओके, तो ये मानना कि बाय नेचर कोई इनेट मोटिव है सबमिशन का, वो नहीं है। हम जब समाज में आते हैं तो वी लर्न, हमें बताया जाता है कि लड़कियां बहस नहीं करती हैं, लड़कियां ये नहीं करती हैं, लड़कियां इक्वल राइट्स क्लेम नहीं करती हैं। और धीरे धीरे उनको सिखा दिया जाता है। एक तो रोल प्लेइंग मदर्स की, आंट्स की से सीख जाती हैं कि भाई हमको असर्ट नहीं करना, अपनी पावर नहीं दिखानी, हमें असर्ट नहीं करना, अपनी पावर नहीं दिखानी है, और हमें दूसरों की इच्छा के आगे सबमिट कर देनी। आई बात समझ में? और ये सबमिशन का जो है, ये हमारे समाज से हमने लर्न किया होता है, परिस्थितियों से, समाज से हम सीख लेते हैं समर्पण का। तो लेडीज तो कई ऐसे इंडिया में ट्राइब्स हैं जहां पर मात्र प्रधान समाज है, जहां माँ धन संपत्ति अर्जित करती है, माँ धन संपत्ति, माँ के नाम से वंश चलता है,
पिता को शादी के बाद माँ के घर पे आके रहना होता है और अपने सास ससुर की सेवा करनी होती है। और जब माँ नाराज होती है, वाइफ नाराज होती है, तो उसकी छतरी, छड़ी और उसका जो सामान होता है उसकी गठरी बांधकर बाहर रख देती है। दैट मीन्स यू आर नो मोर वांटेड इन दिस हाउस, बिकॉज फाइनेंशियली वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसके पास सब कुछ है। बच्चे के जन्म के बाद वो खेतों पे जाती है, काम पे जाती है, शी इज द अर्निंग हेड, और आदमी जो है उसके बच्चे को पालता है और घर देखता है। आई बात समझ में? तो आपने देखा है बहुत है, हिंदुस्तान में, बाहर भी बहुत से ऐसे समाज हैं जहाँ पुरुष जो है वो समर्पणशील, और कुछ बाय नेचर भी हो ही जाते हैं पुरुष समर्पणशील। तो ये कोई ये नहीं है कि जरूरी है, पर ये सामाजिक प्रेरक है। और जिन समाजों में महिलाओं को दबा के रखा जाता है, उनको बराबरी के हक नहीं दिए जाते हैं, उन समाजों की महिलाएं ये सीख लेती है, एक्वायर्ड मोटिव है कि उन्हें समर्पण करना है। वो कभी असर्ट नहीं करेंगी, वो अपनी बात कभी दमदारी से नहीं रखेंगी, और कोई अगर उसकी उनकी बात को गिरा दे या उसको ना माने तो वो उसको ये नहीं मानती कि भाई कुछ उसकी इंसल्ट हुई या कुछ गलत हुआ। तो ये भी सामाजिक प्रेरक है? बहुत सारे लोग हैं, पुरुष हैं, वो समर्पणशील होते हैं। इसके साथ ही साथ एक प्रेरक होता है जिस जो होता है डोमिनेंस का, पावर का। तो ये भी सामाजिक प्रेरक है। बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहाँ पर लोग प्रभुत्व स्थापित करने को अच्छा मानते हैं। ट्राइब्स हैं, ट्राइब के हेड को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। वो उसके तो मुंह से बोली शब्द जो हैं वो लॉ बन जाते हैं, वो जो चाहता है वो कर सकता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो अब ट्राइब में हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो उसकी पावर को प्राप्त करे, उसकी को नहीं कर सकता तो उसके बेस्ट दो तीन जो वर्कर्स हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं, उनमें आ जाए। तो पावर सीख करने का एक सोशल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप छोटे बच्चों को देखिए, जब वो मॉनिटर बन जाते हैं तो कितना वो खुश होते हैं, लगता है उन्हें बहुत सारी पावर मिली है, और उस पावर से दे फील हैप्पी। एंड दूसरे बच्चे जो हैं वो एस्पायर करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो कुछ ऐसा करें कि टीचर उनको मॉनिटर बना दे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हर जगह अगर हम एक सोसाइटी में जाते हैं तो हम चाहते हैं, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा व्याख्यान देने के लिए आ रहा है, सूचना मिल गई, हम लोग को जाना होता है, तो हम में से सभी लोग ये चाहते हैं जो व्याख्यान दे रहा है उसके साथ मंच साझा करने का हमें अवसर मिले। हम खाली श्रोता समूह बन के खुश नहीं है। असली काम क्या है? हमें सुनना है उस व्यक्ति को, लेकिन नहीं, वी वॉन्ट टू बी इन लाइमलाइट। हम डोमिनेट करें, हम सिचुएशन को डोमिनेट करें, हम अपनी पावर से करें। और इसी पावर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतने लड़ाई झगड़े होते हैं। पावर ही तो चाहिए है। इसी पावर के लिए होते हैं। बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहां पर कोई काम बिना लड़ाई झगड़े के नहीं होता। एक कॉक्यूटिल करके एक जनजाति है, उस जनजाति में कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना लड़ाई झगड़े और दिखावे और अपनी सुप्रीमेसी प्रूव किए हो जाते हैं। वहाँ क्या करते हैं, अगर कोई किसी की लड़का बाहर घूम रहा है और उनके यहाँ लड़की है, तो उसको जबरदस्ती पकड़ के ले आते हैं और अपने कमरे में बंद कर लेते हैं, और फिर पूरे गांव में ढिढोरा कराते हैं कि इसका लड़का ऐसे से आया था, उसकी जबरदस्ती शादी करा देते हैं। उसके बाद उनके यहाँ एक फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल में सब लोग जिसको अपनी समाज में बर्थ प्रूव करनी है, डोमिनेट करना है, तो क्या करेंगे कि सारा सामान अपने घर का 10 बकरी, 5 कंबल, 4 दरी सब उठा के बाहर आग जलाएंगे, और उस आग में वो दरी, कंबल, बकरी, मुर्गे डाल देंगे। अब इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कि वो अगर चाहते हैं कि उन्हें समाज में उतनी ही प्रतिष्ठा मिले, तो क्या चाहिए उनको कि वो इससे अधिक सामान जला दे, इससे अधिक सामान का नुकसान कर दे। क्या दिखावा है उनका। एक साधारण जो हमारे यहाँ का नॉर्मल आदमी है, उनके सोसाइटी में एबनॉर्मल।
उनके यहाँ का नॉर्मल आदमी हमारे सोसाइटी में नॉर्मल है, क्योंकि तो हर बात में झगड़ना, हर बात में लड़ना, कोई काम ऐसा नहीं होता जो वो आसानी से कर सके। तो डोमिनेंस, पावर है ना, पावर बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है। और आप बहुत सारे आपके एक्शंस में खुद ही पता चलता है, चाहे ज्ञान हो तो आपको लगता है आप टॉप पे हो, अगर गाना गाना है तो मैं टॉप पे हूँ, अगर कोई आया है तो मुझे टॉप इम्पोर्टेंस दे, मैथ्स का कोई क्विज है तो उसमें मैं टॉप पे हूँ। और इसका कारण ये है कि बचपन से हमारे समाज में टॉप पे जाने को कहा जाता है। क्योंकि आपने सुना है ना, डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल क्या, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारे बीच में काहे का संघर्ष होता है, अस्तित्व का संघर्ष होता है। और जो सबसे मजबूत, सबसे फिट होता है वो जीने योग्य होता है और वो जीतता है। तो वी हैव टू प्रूव अवर वर्थ, वी हैव टू प्रूव अवर फिटनेस बाय प्रूविंग अवर डोमिनेंस एंड पावर। समझ में आ गई बात? आप देखिए आजकल तो आप लोग वो भी देखते होंगे ना, ये एनिमल वर्ल्ड आता है, एनिमल प्लेनेट आता है, एनिमल ज्योग्राफी के वो आते हैं, उसमें देखिए कैसे एक ट्राइब, एक हर्ड में, एक झुंड में किस तरह से वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, क्या क्या उनका सोशल डायनेमिक्स है। हाथी जाएंगे तो जितने बच्चे हैं उनको बीच में कर लेंगे, सारी फीमेल्स विल टेक केयर ऑफ इन्फेंट्स। तो उनका अपना एक सोशल सिस्टम डेवलप करते हैं, उसमें हर एक की सिक्योरिटी की कोशिश करते हैं। बुफेलोज का जो जंगली भैंसे होते हैं, वो एक बार मैंने देखा कि एक भैंसे को एक शेर ने पकड़ लिया और सारे बुफेलोज ने चढ़ाई बोल के उसको छुड़ा लिया। समझ में आया? तो अब हम क्यों डोमिनेंस पे जाते हैं, हम क्यों पावर पे जाते हैं? क्योंकि हमें इससे अपनी सुरक्षा का अवसर मिलता है। कोई कठिनाई तो नहीं है? और क्या सोशल मोटिव है बताइए? नो मैम। और क्या सोशल मोटिव है? मैम इसमें एक अचीवमेंट दिया गया इमिटेशन है, एक सोशल, क्यूरियोसिटी। अग्रेसिव अग्रेसिव बता दिया आपने, ये एक्विजिटिव मोटिव बता दिया, क्यूरियोसिटी है, और ये क्यूरियोसिटी है और ग्रेगेरियस। क्यूरियोसिटी में ग्रेगेरियसनेस। ओके, अब एक एक बोलते जाएंगे हैं? अब क्यूरियोसिटी बोला है तो मैं क्यूरियोसिटी में बताऊं कि देखिए बहुत छोटा बच्चा होता है, वो आपसे पूछेगा, अब अंग्रेजी ना हिंदी कुछ नहीं, इशारे से कहेगा ये क्या है, तो आप कहेंगे ये बिल्ली है। अब कुत्ता आया तो वो बच्चा कह रहा है बिल्ली है, तो आप कहते नहीं ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है। अब ही इज नोटिसिंग क्या है जो ये बिल्ली है और ये कुत्ता है। व्हाट डिफरेंसेस मेक चार पैर, एक मूंछ, एक मुंह, एक नाक, दो आंखें, दो कान, और ये बिल्ली है ये कुत्ता। तो ही क्या कर रहा है? ही इज एनालाइजिंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, और सिमिलरिटीज को अलग करके वो एक नाम देगा और डिसिमिलरिटीज को अलग करके वो एक नाम देगा। क्या है उसके अंदर? जिज्ञासा। मैंने बहुत पहले एक पोयम पढ़ी थी और मुझे याद नहीं मैंने कब पढ़ी थी, पर उसका मैं भाव नहीं भूलती। वो पोयम थी यूलिसिस नाम के एक नाविक की। तो यूलिसिस एक नाविक था बहुत पहले, शताब्दियों पहले। तो वो बड़ी बड़ी नाव लेके दूर दूर से चल देते थे जिज्ञासा की वजह से, कहाँ क्या है, मैं देख के आऊंगा, मैं करूंगा। अब जिज्ञासा वो शो चल देते थे। अब रास्ते में जितना, समुद्र का पानी तो वो पी नहीं सकते, जो खाना लाए वो खत्म हो गया, पानी लाए वो खत्म हो गया। अब वो लोग बिल्कुल मरने के करीब है। तो फिर क्या होता था, फिर वो लोग आपस में देखते रहते थे कौन बिल्कुल चला ही जाएगा और नहीं रहेगा, तो उसे मार कर उसका मीट खाना, उसका ब्लड पीना, ऐसे करके बड़ी मुसीबत से वो किसी सी शोर को टच करते थे, वहां थोड़ा समय बिताते थे, फिर उसके बाद वापस अपने घर यूलिसिस आता। After facing so many difficulties, he used to come back to his own home, और वहां आके दो ही चार रोज में वो बोर हो जाता था। और फिर उसे समुद्र की बुलाता था कि नहीं, अब फिर उसकी जिज्ञासा उसे नई खोज की ओर ले जाती।
कल मैं कोई प्रोग्राम देख रही थी, प्रोग्राम नहीं देख रही थी, किसी ने वो भेजा था व्हाट्सएप मैसेज, तो उसमें थी फॉरवर्ड था, तो उसमें था कि पहली वेधशाला दो टू 2000 800 BC क्या, उस समय लाहौर के पास कोई जगह है, वहां पर पहली वेधशाला, वेधशाला मीन्स ऑब्जर्वेटरी बनी थी। और उसने, उस आदमी ने अपने आप पूरी धरती का लेंथ एंड विड्थ नापी थी अपने कैलकुलेशन से, क्योंकि वो बहुत ऊंची जगह थी जहां से उसने किया। अब ये क्या मिला उसे, कुछ मिलता है इनको? दे हैव टू स्पेंड देयर लाइव्स अपनी उस जिज्ञासा की शांति। जो पहले नाविक चल देते थे, कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसी समुद्र तट पे जाके लगे, किसी देश में जाके लगे, कितनी बार तो ऐसी ट्राइब्स के बीच में चले जाते थे जो मानव भक्षी होती थी, उनके प्राण संकट में पड़ जाते थे, पानी नहीं, खाना नहीं, नाव इतनी कमजोर है, और समुद्री पक्षी, समुद्री डाकू उनको परेशान करते थे, पर उनकी जिज्ञासा उन्हें शांत नहीं करती। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, और फिर वो आगे बढ़ गए। लोग लाइफ लगा देते हैं एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक थ्योरी को प्रोपाउंड करने के लिए। तो किस लिए लगते हैं? जिज्ञासा। ठीक है, क्यूरियोसिटी हो गई। अब क्या कराना है? अब है एक्विजिशन, एक्वायर करना, संग्रह की प्रवृत्ति। यस मैम, चलो, एक्विजिटिव अच्छा, मोटिव। हाँ। तो एक बार एक लड़का मेरे पास आया था, तो वो बहुत गरीबी से आगे बढ़ा था, उसकी मैं काउंसलिंग कर रही थी। तो वो कहने लगा कि मैडम, अब मेरे पास, मुझे बहुत था कि मैं गरीबी से बढ़ा हूं, तो मैं बड़ा मकान लूं, मैंने बड़ा बंगला लिया, मैंने मैंने सोचा बड़ी गाड़ी लूं, मैंने बड़ी गाड़ी ली, मैंने नौकरों के फौज लगा दी, घर में एक से एक फर्नीचर जोड़ दिया। फिर मैंने कहा क्या करूं, अब तो मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं पैसे का क्या करूं? तो मैंने कहा एक नहीं, अब मैं 2 मकान करूंगा, 2 गाड़ी रखूंगा, 3 गाड़ी रखूंगा। बट देयर केम अ टाइम व्हेन ही वाज डिससैटिस्फाइड। तो एक्विजिशन जो है, हम लोग जिसके पास धन बहुत अधिक होता है तो हम सोचते हैं बहुत बड़ा आदमी है, तो हम समाज में उसको अपने आप सम्मान देने लगता है। और संग्रह की प्रवृत्ति है, आप में से कुछ कहेंगे कि अरे मेरे पास तो इतने कपड़े हैं, मैं रोज एक पहनूं तो भी कम पड़ता है, ज्यादा हो जाएगा, मतलब साल में मुझे तो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। और कितना भी हो, और संग्रह और संग्रह और संग्रह करने की हम लोग की प्रवृत्ति हो। होता क्या, मधुमक्खी की तरह संग्रह कर करके बेचारे रखते हैं, और यूज कौन करता है? कोई और ही करता है, क्योंकि इतने संग्रह का की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो संग्रह की प्रवृत्ति जो है, ये एक सामाजिक प्रेरक है, जैसा समाज होता है उस हिसाब के प्रेरक होते हैं। बहुत से समाज ऐसे हैं जो संग्रह को बहुत अच्छा नहीं समझते। अगर कोई अपने पैसे की, अपने धन की, अपने संपत्ति की, अपने सामान की वो दिखाए। हेलो, यस मैम, हाँ सुनाई पड़ हाँ रहा मैम, है? ओके। आवाज आ रही है Yes, मैम। ma'am. यस तो यस मैम, तो आवाज आ रही आवाज है। आ रही है आवाज। हाँ, तो दैट इज डिस्करेज्ड। हाँ, उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। दान देना, दया करना, इसको अच्छा मानते। पर जिन समाजों में संग्रह को अच्छा माना जाता है, तो वहां ऐसे लोगों को जीवन में बहुत महत्व दिया जाता है। और जनरली जिन लोगों का बचपन बहुत अभाव में बीता होता है, वो संग्रह की प्रवृत्ति अधिक उनमें पाई जाती है। कुछ नहीं होगा तो स्टैम्प कलेक्ट करेंगे, तो कॉइन्स कलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट डे कवर्स कलेक्ट करेंगे, डिफरेंट वो चीजें कलेक्ट करेंगे, गाड़ियां कलेक्ट करेंगे। तो संग्रह हो गया। अब बताइए क्या रह गया? अब क्या रह गया? कुछ रह गया? ग्रीगेरियस मैम, ग्रेगेरियस, ग्रीगेरियसनेस। हाँ ग्रेगेरियसनेस। अच्छा एक बात बताइए, आप देखते होंगे जो छोटा बच्चा है वो अपने घर में बड़ा खुश रहता है, लेकिन जैसे ही वो 2-2.5 साल का होता, कहता मम्मा बगल वाली आंटी के यहाँ हूँ, उन दीदी से मिला हूँ, उनसे कराऊँ, हम दूसरों से मिलना जुलना। अब हमने पावर बनाई, अब हमने संग्रह किया, अब हमें लोग भी तो चाहिए जो हमें सम्मान करें। हमने सब कुछ तो किया, कोई देखने वाला नहीं, कोई एडमायर करने वाला नहीं,
कोई ये मानने ही वाला नहीं है कि हम इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, आई कमांड रेस्पेक्ट दिस एंड दैट. सो फॉर दिस रीजन और फॉर रियली कंपनी से हमें समाज की जरूरत होती है. हम समाज से जोड़ना चाहते हैं. मैं अपने घर में खुद देखती हूँ कि मेरे जितने कजिन्स वजिन्स हैं, वो व्हेन दे कम टू रिटायरमेंट, वो सारे रिश्ते पकड़ते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. नौकरी की व्यवस्था में नहीं ध्यान दे पाए, लेकिन बाद में वो सब जुड़ना चाहते हैं. हम लोग सब अपने परिवार से, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, मित्रता बनाते हैं, क्योंकि मित्रता हमें अच्छी लगती है, हमारी बहुत सारी नीड्स को पूरा करती है. जब हम समाज से जुड़ते हैं, किसी भी समाज से जुड़ते हैं, तो उस समाज की शक्ति हमको मिल जाती है. तो हम अपनी जो हम में इंफीरियोरिटीज हैं वो खत्म हो जाती है. छोटे बच्चे कहते हैं कि अरे मैं ये करूंगा, तो अरे तुम इतने पावरफुल हो अपने स्कूल में. नहीं, मैं नहीं पावरफुल हूँ, मेरा फला फ्रेंड पावरफुल है, वो उससे मैं कह दूंगा तो वो सब लड़कों को ठीक कर देगा. माने when we associate with a group, the strength of the group हमें मिलती है और उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है. हमें इतने लोग जानते हैं, हमें इतने लोग मानते हैं, ये हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है. आपने देखा होगा कोरोना के समय में कि हर आदमी इतना एकाकी था कि उसे हर रिलेटिव की जरूरत थी, रिश्तों की उसे जरूरत थी, मित्र की उसे जरूरत थी, है ना. तो ग्रेगेरियसनेस, हम एक दूसरे से मिलना जुलना, आपसी संबंध बनाना, तीज त्योहार में मिलना, मिलने जाना, इससे सोसाइटी की हेल्थ भी बनी रहती है, हम लोग की मेंटल हेल्थ भी बनी रहती है, और एक हेल्दी व्यक्तित्व का विकास भी. ग्रेगेरियसनेस, लोगों से मिलना जुलना. आप रोटरी क्लब के मेंबर बन रहे हैं, आप लॉयंस क्लब के मेंबर बन रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में कोई एसोसिएशन है उसके मेंबर बन रहे हैं, तो दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर ओन टैलेंट, पावर, और आपकी इनर बहुत सारी जो नीड्स हैं वो इस तरह के एसोसिएशन से जोड़कर पूरी होती है. कोई कठिनाई हो गया? Yes, यस ma'am. मैम. नो मैम. अच्छा, अब क्योंकि टाइम नहीं है, मैं सोच रही थी कि इतने समय को मैं यूज ना करूं, छोड़ दूं, दूसरा टॉपिक ना करूं, पर मैं इसको दूसरा टॉपिक कर रही. दूसरा टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक में अभी रह गए हैं थ्योरीज ऑफ इमोशंस. तो एक बहुत सरल थ्योरी मैं आपको बताती हूँ. अभी 10 मिनट मेरे पास है, उसमें मैं कोशिश करूंगी ये थ्योरी खत्म कर. तो वो थ्योरी है साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ इमोशन, हिंदी में मनोविश्लेषणवादी प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत. हो गया? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत प्रेरणा का. अच्छा, सिगमंड फ्रॉइड का नाम कितने लोगों ने सुना है? मेरे मुंह से तो कई बार सुना होगा, टूट गया कुछ. सिगमंड फ्रॉइड जो थे एक डॉक्टर थे. उन्होंने जब मरीजों का इलाज किया तो उन्होंने पाया कि उनके मरीज जो थे आधे से अधिक, माने 50% ऑफ द पेशेंट्स, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. यस यस मैम. मैम. ओके, एक्सक्यूज मी. यस मैम. तो उन्होंने जब इलाज किया तो उन्होंने पाया कि more than 50% of the patients were having psychological problem, no physical ailment. 50% मरीज जो आते थे उनको कोई शारीरिक रोग था ही ना, था ही नहीं, उनके रोग जो थे वो मानसिक थे. और जो 50% लोग शारीरिक रोगों का कारण आते थे, उसमें से 25% के ही प्योर साइकोलॉजिकल रीजंस होते थे. 25% का ऐसा था कि उनके कॉजेस तो साइकोलॉजिकल हैं रोग के, पर लक्षण शारीरिक. जैसे ब्लड प्रेशर है तो कारण तो एंजाइटी है आपकी, और लक्षण ब्लड प्रेशर. आई बात समझ में?
तो उन्होंने अपने ट्रीटमेंट में ये चीज पाई, और अपने ट्रीटमेंट में भी उन्होंने एक बात को बहुत महत्व दिया। वो बात क्या थी? अनकॉन्शियस को बहुत महत्व दिया। कोई कठिनाई तो नहीं? उन्होंने अनकॉन्शियस को बहुत अधिक महत्व दिया, अचेतन मन। अब मैंने आपको बहुत पहले बताया था, कभी बताया है कि नहीं बताया आप लोगों को, कि अचेतन मन के कितने भाग, मन के कितने भाग हैं? कभी बताया आपको? नहीं? नो मैम। अच्छा, नो मैम। तो देखिए, अच्छा कोई बात नहीं। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि मन जो है उसके 3 भाग हैं, और सबसे बड़ा भाग जो है उसको कहते हैं इड। हिंदी वाले इसको इंग्लिश में ही लिख लें, हिंदी में इदम लिखेंगे, इदम। और अंग्रेजी में ID, इड, ID, इड। दूसरा है ईगो, EGO, ईगो। और तो तीसरा है सुपर ईगो, सुपर ईगो। तो उन्होंने कहा मन के 3 भाग हैं। इड जो है, अब अगर आप इसको एक पिरामिड की तरह बनाएं तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो इड का होगा। फिर थोड़ा सा पोर्शन ईगो का होगा, और ऊपर जो नोक होती है उस तरफ 10% ही सुपर ईगो, 10% से भी कम सुपर ईगो का होगा है। तो अगर पिरामिड के फॉर्म में आप इसे ड्रॉ करें तो ऐसे होगा। अब इन्होंने कहा कि हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वो समाप्त नहीं होती, वो क्या होती हैं? वो हमारे अचेतन में चली जाती हैं और वहां बनी रहती। दूसरा है, तो इड जो है, इड में सबसे ज्यादा स्पेस किसके पास है? इड के पास। और इड में जो इच्छाएं हैं वो कैसी हैं? अनैतिक हैं, असामाजिक हैं, काम प्रवृत्ति से संबंधित। और ईड क्या है? पूरी तरह अचेतन है, आपको उसकी चेतना नहीं, आप नहीं जानते कि ईड में क्या क्या है। कोई कठिनाई? नो मैक्सिमम मैम। भाग। मैम, हाँ, हाँ। मैम ये जो इट की मैम, ये तीनों मैम हिंदी में बताए मैम, इनको इंग्लिश में एक बार डिफाइन कर दीजिए। अच्छा, ईड is purely unconscious. All the desires of it are antisocial, लिखना है मैम। immoral, antisocial, immoral and sexual in nature. मैम रिपीट कर दीजिए। क्या कर दे? मैम रिपीट कर दीजिए फिर से। ओके, ओके। All the desires of it, all the desires of it, इसको हमेशा समझ लो, बहुत आगे भी काम आएगा। All the desires of it are antisocial, immoral। थोड़ी अनकॉन्शियस से। अच्छा बिटिया रानी, मैं कोई बुक रख के नहीं बता रही हूँ मैं भूल जाती हूँ मैंने क्या पहले बोला और अब क्या बोल रही हूँ। ऑल द डिजायर्स ऑफ इट आर अनकॉन्शियस। नोबडी हैज गॉट कॉन्शियसनेस ऑफ दोज डिजायर्स जो वो इड में जमा कर रहा है, स्टोर कर रहा है। इट की समस्त इच्छाएं जो हैं वो इट पूरी तरह से अचेतन है, अनकॉन्शियस है। इट पूरी तरह से अचेतन है। ऑल द डिजायर्स इन इट आर एंटी सोशल, इमोरल एंड सेक्सुअल इन नेचर। कोई डिफिकल्टी? अब है ईगो। ईगो जो है पार्शली सबको अनकॉन्शियस और पार्शली कॉन्शियस है। आंशिक रूप से ईजीओ, ईगो आंशिक रूप से अचेतन और आंशिक रूप से चेतन है। और ईगो के पास लिबिडो है,
ईगो के पास वो मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो प्रेरणाओं को लक्ष्य तक पहुंचाती है, जो मैम हमारी इंग्लिश आवश्यकता है उनको मैम लक्ष्य तक पहुंचाती है। हाँ, मैम इंग्लिश में डिफाइन कर दीजिए मैम। The psychological energy to conduct activity is centered in ego. It is the duty of ego to keep balance between the selfish desires of it, between the selfish desires of it and moral ethical desires of super ego. ईगो के पास वो क्रिया करने की शक्ति है, क्रिया करने की शक्ति है, और उसका दायित्व है कि वह ईड की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं कि वह ईड की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं और सुपर ईगो को नैतिक मन कहते हैं, और नैतिक मन की नैतिक इच्छाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करे, उसे बैलेंस बनाना है। अगर ईगो वीक पड़ जाएगा तो पर्सनैलिटी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, रोगी हो जाएगी। समझ में आया? तो अगर मानसिक रोगों से बचाना है तो ईगो को ऐसा काम करना पड़ता है, ना तो वो ईड को फ्रस्ट्रेट करे कि स्वार्थपूर्ण इच्छाएं नहीं करेंगे, सेक्सुअल नेचर की नहीं करेंगे, अपराध की इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, और ना ये करे कि हम नैतिक इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, हम ईमानदारी की, दान की, त्याग की इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। उसे क्या करना है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, तभी व्यक्ति जो है एक नॉर्मल बैलेंस्ड हेल्दी लाइफ लीड कर सकता है। अब चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तो आपको देख नहीं पाऊंगी, आप तो अपने उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, अगर अपने माइक को और अपने वीडियो को, तो मैं तो आपको देख नहीं पाऊंगी। मैं अगर आप में से एक टेस्ट देती हूँ, मैं स्क्रीन शॉट ले रही हूँ कि कौन नकल कर रहा, कौन नहीं नकल कर रहा। आपने अपना वीडियो ऑफ कर लिया और काम कर लिया। अब आपको मैंने कहा कि मुझे तो ये टेस्ट लेना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके आधार पर आपको नंबर दूंगी। तो आप पास होना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग अर्ज है पास होने की। तो ईड कहेगा कौन देख रहा है, देखने दो, करो नकल, स्विच ऑफ करो, पूरी अच्छी तरह नकल करो। ईगो कहेगा नहीं नहीं ऐसे मत करो, बीच बीच में वो देख भी सकती, पकड़ेगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, सब क्लास के लड़के भी दिखाएंगे और नंबर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। और सुपर ईगो कहेगा वो देखे ना देखे, दिस इज रॉन्ग, वी शुड नॉट डू इट, हमें ईमानदारी से अपनी परीक्षा देनी चाहिए और हमें बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी।
समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया कि ये तीनों आवाजें आपके अंदर होती जब व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने की इच्छा नहीं है, बस आप समझ नहीं पा रहे हो ये सही है गलत है, वो कंफ्यूजन भी जो होता है, तो उसमें आपकी ये तीनों आवाजें आपको सुनाई देती हैं। कर लो, क्या कौन देखता है, चोरी कर लो, क्या जा रहा है, कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं होता, करो। उसे तो ईट को तो सुख चाहिए, उसे तो सीधे सुख चाहिए, पिटता तो बेचारा व्यक्ति, तो ईट कह रहा है चोरी करो, सुपर ईगो कह रहा है नहीं 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 बहुत गलत बात है, ये मत करो। अब आप जानते हैं एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी जो है वो ना तो पूरी तरह नैतिक मन से संचालित हो सकती और ना पूरी तरह ईट से संचालित हो सकती है, उसे इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना। तो क्या करता है ईगो, कभी तो नैतिक मन की इच्छाएं पूरी कर देता है, कभी वो ईट की इच्छाएं पूरी कर देता है, और इस तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व में संतुलन बनाए रखता है। और ये बात समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से त्यागी तपस्वी है तो ही इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मलिटी पागलपन ही नहीं है, एबनॉर्मलिटी का मतलब है कि वो व्यक्ति जो नॉर्मल से अलग, वो व्यक्ति जो नॉर्मल से अलग है वो एबनॉर्मल है। अब अगर कोई हिमालय पे सब कुछ छोड़ के तपस्या कर रहा है वो एबनॉर्मल है, और जो चोरी कर रहा है वो भी एबनॉर्मल है। आई बात समझ में? तो फॉर अ नॉर्मल बैलेंस पर्सनैलिटी ईगो शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ कि इन दोनों के बीच में वो बैलेंस बना के रखे। ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये दोनों ईगो के ऊपर डोमिनेंस चाहते हैं। बेटा आपका 1:30 बज गया है, आपको लंच करना है तो आप लोग कर लीजिए। अब आप ये बताइए कि देखिए मैं क्लास लगातार लेना चाहती हूँ, मैं बहुत लेट आई थी, आप लोग का बहुत सिलेबस पड़ा है और मुझे नहीं मालूम कब डिक्लेयर हो जाए कि परीक्षा है, तो मैं कोशिश ये करूंगी कि इम्पोर्टेंट चीजें पहले करके, मैंने आज तक कभी ये नहीं किया कि सिलेबस छोड़ा हो जरा भी, पर मैं छोड़ूंगी नहीं, जो पढ़ाऊंगी चैप्टर पूरा कराऊंगी, लेकिन मैं 2-3 चैप्टर जो मेरी समझ में कम इम्पोर्टेंट है उनको छोड़ के आगे बढ़ूंगी, फिर अगर टाइम मिलता है तो मैं उनको भी पूरा करूंगी। बिकॉज यू नो आई केम इन फेब्रवरी, और फेब्रवरी में आके कब से हम लोग के क्लासेस ही नहीं हुए, वैसे भी हफ्ते में 2 क्लास 3 क्लास होते हैं, तो कैसे सारा कोर्स पढ़ा है पूरा करूं। तो आई वोंट माइंड, आप लोग बताइए कल कब क्लास ले लें, जब आप कहेंगे मैं क्लास ले लेंगे। क्यों, कब क्लास लिया जाए? 10 बजे मैम। कल 10 बजे? मैम 10 फिजियो है मैम, 10 बजे से फिजियो रहती है। अच्छा, तो कब